हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डेट एंड एसेट्स ऑफ इंडियंस। तो ये जो मैं आपको डेटा बताने वाला हूँ ये मैंने इंडियन गवर्नमेंट की साइट से ही लिया हुआ है। और आइए हम शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखें कि ऑक्यूपेशन कैटेगरी, तो सबसे पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रूरल एंड अर्बन, जो कि बहुत ऑब्वियस है कि रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ को हम डिवाइड कर देते हैं। तो रूरल एरियाज में हम देखते हैं कि कल्टीवेटर एंड नॉन कल्टीवेटर जो ऑक्यूपेशन है दो एरियाज़ में डिवाइड किए गए हैं, एक कल्टीवेटर एरिया हो गया, एक नॉन कल्टीवेटर। और वहीं अर्बन एरियाज़ में हमने दो में डिवाइड किया है, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड अदर। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि रूरल एरियाज़ में कल्टीवेटर का परसेंटेज ज़्यादा है 57 और नॉन कल्टीवेटर का 43, जबकि अर्बन एरियाज़ में सेल्फ एम्प्लॉयड का परसेंटेज है 26 एंड अदर का है 74। इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात है कि रूरल एरियाज़ में 57% लोग वो हैं जिनके पास ज़मीन होगी और वो कल्टीवेशन का काम कर रहे हैं, जबकि 43% लोग वो हैं जो नॉन कल्टीवेटर है, मतलब कल्टीवेशन से नहीं जुड़े हुए हैं। अब जो कल्टीवेशन से नहीं जुड़े हैं इसमें 43 में वो बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है और जिनका कोई बिजनेस भी नहीं है, मतलब वो कल्टीवेशन फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम बहुत एग्जांपल है इंडिया में कि फार्मिंग में हमारे अभी भी 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन फार्मिंग से ही जुड़ी हुई है। तो जो फार्मिंग से जुड़ी हुई परसेंटेज है ये 43%, उसमें से काफ़ी बड़ा फिगर ऑब्वियस बहुत कॉमन है, बहुत ऑब्वियस है कि वो माइग्रेट करेगा अर्बन एरियाज़ में। और ये वाला जो फिगर है वो कम होगा 43 का, और कल्टीवेटर का फिगर बढ़ेगा और ये वाला फिगर माइग्रेट होके कहाँ जाएगा, अर्बन एरियाज़ में। क्यों जाएगा? क्योंकि उसको जॉब की तलाश है। इसका मतलब अर्बन एरियाज़ में अभी और ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है और होगा कंटिन्यू, और जिससे क्या होगा कि वहाँ लैंड की समस्या भी बढ़ेगी और बाकी जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। इसको आप कई तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे जैसे लोग आएंगे रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में आते हैं तो लैंड की क्राइसिस बढ़ने वाली है, मतलब रेंट बढ़ने वाला है अर्बन एरियाज़ में, ज़मीन की कीमत बढ़ने वाली है, और जो इन्फ्लेशन है उस पर भी असर पड़ेगा आने वाले टाइम में। अब हम देखते हैं असेट टाइप ऑफ इन इंडिया। तो हमने जो एसेट है वो डिवाइड किया हुआ है किस में, देखिए लैंड, बिल्डिंग, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, मशीन एंड इक्विपमेंट और फाइनेंशियल एसेट। तो चलिए रूरल में ऑब्जर्व करते हैं। रूरल में कितना है लैंड का परसेंटेज? 69%, मतलब जो टोटल एसेट है रूरल एरियाज़ में उसमें 69% केवल क्या है, लैंड, जबकि अर्बन एरियाज़ में वो परसेंटेज क्या है, 49। इसका मतलब क्या हुआ कि रूरल एरियाज़ में लैंड कंपेरेटिवली ज़्यादा लोगों के पास है, मतलब ज़्यादा है, जबकि अर्बन में कम है। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि अर्बन में लैंड महंगी है, जिनके पास ज़मीन थी या तो उन्होंने ज़मीन किसी और पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं, लैंड केवल एज अ लैंड उनके पास एसेट के तौर पे नहीं अवेलेबल है, उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसका कुछ बना रहे हैं, उस पर कुछ बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं। जबकि रूरल एरियाज़ में ये क्यों है? क्योंकि फार्मिंग से रिलेटेड हम बिजनेस करते हैं, तो फार्मिंग की वजह से लैंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों के पास है। वहीं सेकंड फिगर जो है वो कितना है बिल्डिंग का, वो 22% है यहाँ रूरल एरियाज में, अर्बन में क्या है 38। अब इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अर्बन एरियाज में 38 है, रूरल में 22 क्यों है? भाई रूरल में 22 इसलिए कि घर बने हुए हैं, बिल्डिंग, शॉप वगैरह ये सब है। लेकिन अर्बन एरियाज में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ शॉप भी ज़्यादा है, और दूसरा एक और फैक्टर जो आपको ऑब्जर्व करेंगे कि वो है यहाँ पर फ्लैट कल्चर। तो जब किसी के पास फ्लैट है तो वो बिल्डिंग होगी, ना कि लैंड में कंसिडर होगा, तो मतलब उसके पास बिल्डिंग एज एन असेट होगी। ऑब्वियसली कुछ पोर्शन ऑफ लैंड उसका रहता है, जब जो आपकी फ्लैट रहती है, बिल्डिंग रहती है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि टोटल एरिया का इतना परसेंटेज सबका रहेगा, और वो रिनोवेट होगा या रीस्ट्रक्चर होगा तो सबका कुछ कुछ परसेंटेज होगा, से होगा, वोटिंग होगी, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट वो किस में आ गया, बिल्डिंग में। तो ये 38% जो फिगर है वो बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि जो अर्बन एरिया से मैंने जैसा बताया कि माइग्रेशन होगा, ठीक है, और डिमांड बढ़ेगी, और ये अर्बनाइजेशन का जैसे जैसे कल्चर और बढ़ेगा, ये जो लैंड वाला एरिया है वो पोर्शन कम होता जाएगा और बिल्डिंग का बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब लैंड और प्रीसिस बहुत इंपॉर्टेंट और महंगी होगी आने वाले टाइम में। रूरल एरियाज़ में भी आप देखेंगे तो 22% कम फिगर नहीं है, 22% भी बहुत बड़ा फिगर है। मतलब रूरल एरियाज़ में भी ज़मीन धीरे धीरे महंगी हो रही है और होगी, और आप देख रहे हैं इंडिया में कि लैंड की कीमत लगातार बढ़ रही है। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि आप ऑब्जर्व करिए कि माइग्रेशन बहुत बड़ा है अर्बन एरियाज़ में, इसलिए कीमत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन रूरल एरियाज़ में उतनी तेज़ नहीं है जितनी अर्बन में है। उसका रीज़न एक ये है कि माइग्रेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है, और रूरल एरियाज़ के लोग अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट कर रहे हैं जो नॉन कल्टिवेटर एरिया से जुड़े हुए थे, कुछ कल्टिवेटर भी कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड हम देखें रूरल एरियाज़ में क्या है कि लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री का क्या है 1%, जबकि अर्बन में बिल्कुल नहीं है। बहुत क्वाइट ऑब्वियस है, एक तो अर्बन में लैंड इतनी महंगी है, और लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री के लिए क्या चाहिए भाई, लैंड चाहिए, ठीक है।
और अलग, और जो बिज़नेस है जो लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री का, वो रिस्की बिज़नेस भी है। कई बार पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग नहीं चल पाती है, लोग लोन लेके स्टार्ट करते हैं और या फिर अपना जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जो उन्होंने सेविंग्स करी हुई है, डिपॉजिट है, उससे स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं चल पाता है तो बहुत रिस्क हो जाता है उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग में, डिजीज़ एंड ऑल दीज थिंग्स। और जो अभी भी इंडिया में कल्चर है कि मतलब अर्बन एरियाज़ में काम करने वाले ज़्यादातर लोग, ये अभी भी रूरल एरियाज़ के जो हाँ, ये जो पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक है, इसको अभी भी रूरल एरियाज़ का बिजनेस मानते हैं, अर्बन एरिया का नहीं मानते हैं। तो मैक्सिमम आप देखेंगे दूध दही ये सब जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में ही ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत हो रहा है। तो यहाँ बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अर्बन एरियाज़ में इसको करना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए लैंड चाहिए, जो कि मैंने बताया, और वो वैसे ही बहुत महंगी होती चली है अर्बन एरियाज़ में। तो लोग बजाय उसके पोल्ट्री फार्मिंग या कोई भी इस तरीके का डेयरी फार्मिंग वगैरह करने की अपेक्षा लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें बिल्डिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं, या उसको घर बना के रेंट पे दे देते हैं, कोई और अपना फ्लैट बना रहे हैं। तो इस तरीके से वो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं कंपेरेटिवली कि वो लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री का बिजनेस अर्बन एरियाज़ में करें। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपकी क्रिएट होती है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी यहाँ हमको क्लियर दिखती है। थर्ड हम ऑब्जर्व करें मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो रूरल एरियाज़ में उसका परसेंटेज कितना है 3%, जबकि अर्बन एरियाज़ में कितना है 4%। तो ये फिगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। मतलब मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑब्जर्व देखा जाए तो अर्बन एरियाज़ में लोगों को ऑब्जर्व लगता है कि ज़्यादा होनी चाहिए फैक्ट्रीज एंड वगैरह, बट ऐसा नहीं है। रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी सेटअप है और 3% फिगर है, और अर्बन में 4% है, मतलब 1% का ही डिफरेंस है। थर्ड हम ऑब्जर्व करें फाइनेंशियल एसेट, वो केवल रूरल एरियाज में कितना परसेंट है उसका 5%, मतलब 5% लोग फाइनेंशियल एसेट में उनकी एसेट है। मतलब एसेट बोला जाए तो क्या क्या होंगे फाइनेंशियल में हो गए उनके डिपॉजिट्स हो गए, सेविंग्स हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गया, इक्विटी मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, ये सब फाइनेंशियल में आ गए। जबकि अर्बन एरियाज में ये कितना है 9%। तो 5% एंड 9%, मतलब 4%, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट करें तो रूरल एरियाज में अभी भी मतलब इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, और अर्बन एरियाज़ में भी ये धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है, और ये 9% से काफ़ी आगे ग्रो होगा धीरे धीरे। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप बिजनेस की अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ असेट्स पर हाउस होल्ड स्टेट्स, हम स्टेट वाइज ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले इस फिगर में आप देखिए ऑल इंडिया ये है 1592 रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में 2717। तो आप राइट साइड में देखिए जो ऑल इंडिया एवरेज से ज़्यादा है, तो हम यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा किसका है 4213, क्वाइट ऑब्वियस महाराष्ट्र का है। अर्बन एरियाज़ में एवरेज वैल्यू ऑफ असेट सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। और सेकंड नंबर पर जो है वो किसकी है राजस्थान, मतलब राजस्थान के अर्बन एरियाज़ में भी काफ़ी ज़्यादा एवरेज वैल्यू ऑफ असेट्स है, मतलब इनकम भी वहाँ ज़्यादा हो रही होगी। इसका मतलब राजस्थान के अर्बन एरियाज़ में कोई भी बिज़नेस एक्सपेंड करने पर बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो ज़्यादा चल पाए, क्योंकि लोगों के पास जब वैल्यू ऑफ एसेट ज़्यादा है, इसका मतलब उनका इनकम सोर्स ज़्यादा है, उनके पास वैल्यू ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं, खर्च ज़्यादा करेंगे और हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहाँ काम कर सकती है। थर्ड हम अब देखें यहाँ पर कि पंजाब एंड हरियाणा, ये बहुत दोनों अलग डिफरेंट एग्जाम्पल है। बाकी आप किसी और स्टेट में ऑब्जर्व नहीं करेंगे, केवल ये दोनों स्टेट में ऑब्जर्व करेंगे कि जो रूरल एरियाज़ है उनमें अर्बन एरियाज़ के कंपेरेटिवली ज़्यादा एवरेज वैल्यू ऑफ एसेट है। मतलब वहाँ जो गांव के लोग हैं, रूरल एरियाज़ के लोग हैं, वो ज़्यादा अमीर हैं। तो पंजाब हरियाणा वी ऑल वेरी नो कि मतलब वो ग्रेनरी फैक्ट्री है, और सबसे ज़्यादा जो फार्मिंग से बिजनेस कर रहे हैं, फार्मिंग जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा वो लोग पंजाब हरियाणा के लोग कमाते हैं। और देश में भी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो हम इस तरीके से उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं, और पता कर सकते हैं कि हाँ क्यों था, उसका एक हिस्टोरिकल रीज़न है। तो मतलब यहाँ पर ऐसा है कि वहाँ गांव में भी अगर कोई बिज़नेस चलता है तो उसकी चलने की संभावना बढ़ जाती है ना। और यहाँ पर हम इस तरफ आएँ ऑल इंडिया फिगर के, तो हम देखेंगे कि तेलंगाना इसमें भी 2335 रुपीज़ जो है वो एवरेज वैल्यू है। फिर हम सबसे पहला देखें उड़ीसा का एग्जांपल, तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो रूरल एरियाज़ है उसमें 532 ओनली, और अर्बन एरियाज़ में 1341। मतलब यहाँ पर एवरेज वैल्यू बहुत कम है। इसका मतलब यहाँ पर जो महंगे प्रोडक्ट्स होगा या जो ऐसे बिजनेस होगा जिसमें ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं प्रोडक्ट्स में, उनके चलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, कम लगती है। असम में आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए रूरल एरियाज़ पे तो नहीं है, पर अर्बन एरियाज़ में अच्छी खासी इनकम है 2593, और बहुत बड़ा डिफरेंस भी आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि जो शॉकिंग एग्जांपल मुझे लगा वो तमिलनाडु है कि जिसमें इतना कम है एवरेज वैल्यू, और आंध्र प्रदेश में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। जबकि ये दोनों स्टेट जो हैं बाकी फिगर्स पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इनका, लेकिन यहाँ नहीं है। चलिए
और ये आप तेलंगाना देख सकते हैं, यहाँ कर्नाटका का फिगर है, और ये राजस्थान का। लेकिन जो अर्बन एरियाज़ का तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन रूरल एरियाज़ में इनकी इनकम इतनी नहीं है, मतलब रूरल एरियाज़ में अभी भी बहुत पीछे हैं। और महाराष्ट्र में भी देखिए अर्बन और रूरल में डबल का डिफरेंस है। और महाराष्ट्र में हम देखते भी हैं, जो विदर्भ रीजन है वहाँ पर फार्मिंग डिस्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है फार्मर्स का, वहाँ बहुत ज़्यादा सुसाइडल रेट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पानी की समस्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है विदर्भ रीजन में। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं सबका, तो इस वजह से वहाँ डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। पंजाब में अब आप देख ही लिया, हरियाणा पंजाब में, और केरला में आप देखिए कि केरला में दोनों का ही फिगर ठीक ठाक है। मतलब रूरल एरियाज़ में भी 2478 और अर्बन एरियाज़ में 3212, मतलब एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो रूरल अर्बन एरियाज़ में दोनों में है। चलिए अब हम देखते हैं इंडेटनेस इंसिडेंस इन इंडिया। तो रूरल एरियाज़ में कितना इंसिडेंस है, ये 35%, अर्बन में क्या है 22%। ऐसा क्यों है? क्योंकि रूरल एरियाज़ में क्या है, जो फार्मिंग से रिलेटेड लोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और ये हमने देखा भी है, पॉलिटिसाइज भी, ये बहुत टॉपिक, कि वहाँ पे फार्मिंग लोन लोग लेते ही हैं, जानबूझकर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या है, ये जो डेट होता है फार्मिंग का उसको माफ़ भी कर देती है गवर्नमेंट, तो इस वजह से ये और बढ़ने भी लगा है। जबकि अर्बन एरिया में इसका परसेंटेज 22 है केवल, और रूरल में इसलिए ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं, एवरेज अमाउंट डेट कितना है इंडिया में। तो देखिए रूरल एरियाज़ में कितना है 59,748, अर्बन में कितना है 1,20,336। तो अर्बन एरियाज़ में इंसिडेंस कम है 22% है, जबकि रूरल में ज़्यादा है 35। फिर भी अमाउंट जो है वो रूरल में कम है, अर्बन में ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि जो रूरल में लेते हैं वो लोग ज़्यादातर फार्मिंग के लिए ले रहे हैं, अपने सीड्स लेने हैं, फर्टिलाइज़र खरीदने हैं, पेस्टिसाइड लेने हैं, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा ले रहे हैं। जबकि अर्बन में किस चीज़ों के लिए ले रहे हैं, अलग अलग है, हाउसिंग है, उनका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, ये सब चीज़ों के लिए भी ले रहे हैं, और तो उसका अमाउंट ज़्यादा हो सकता है और ज़्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि अर्बन में इनकम भी ज़्यादा है जो हमने देखा, तो उनकी डेट लेने की कैपेसिटी भी ज़्यादा हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम आउटस्टैंडिंग कैश डेट का। देखिए जो इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से ले रहे हैं रूरल एरियाज़ में, तो एससीबी क्या हो गया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ज़्यादातर किससे ले रहे हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जो हमारी कमर्शियलाइज शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, है ना, ये सब जो बैंक्स है, कैनरा बैंक, इन सब से है। तो कल्टीवेटर कितना ले रहे हैं 42.6, और नॉन कल्टीवेटर 40.4, मतलब नॉन कल्टीवेटर वो होगा जो कल्टीवेशन से नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर रीजनल रूरल बैंक, उसका फिगर 7.2, 2.3 है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, फिर कोऑपरेटिव बैंक का भी काफ़ी अच्छा फिगर है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से तो लोन बहुत ही कम है, और पीएफ से तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि पीएफ वहाँ है होगा कैसे, जब कोई कंपनी नहीं है, वहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो पीएफ से वो रिलेटेड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। और एम्प्लॉयर से कितना है 0.2%। कौन लेते हैं, नॉन कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, वो खुद ही वो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, तो 0.2 वो लोग लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए बाकी सारे, उन सब से भी कुछ लोग ले रहे हैं। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनसे है। ये बैंक लिंक्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनसे है। और जो नॉन बैंक लिंक से उनसे कम है, और बाकी फिर और भी फैक्टर कुछ और भी जगह से लेते हैं, जो कि 1.4 और 0.7 है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किससे ले रहे हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, और आरआरबी में कल्टीवेटर यहाँ से भी काफ़ी ले रहा है, और बैंक लिंक्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी काफ़ी अच्छा परसेंटेज है, मतलब बाकियों का अभी भी कम है। और हम नॉन इंस्टीट्यूशनल का देखते हैं। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है। जो लैंड लॉर्ड है, मतलब जो मकान जिस पे ज़मीन है, उससे लोग कितना ले रहे हैं। जो कल्टीवेटर है वो कितना ले रहा है 0.9, और जो नॉन कल्टीवेटर है वो कितना ले रहा है 1.7। ठीक है, एग्रीकल्चर मनी लेंडर, देखिए इसका फिगर कितना ज़्यादा है, अच्छा है फिगर, मतलब 6.6 कल्टीवेटर जो एग्रीकल्चर मनी लेंडर, मतलब जो देते हैं, पैसा देते हैं, उनसे ले रहे हैं। और ये 5.6 लोग नॉन कल्टीवेटर भी ले रहे हैं, इनका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है। और प्रोफेशनल मनी लेंडर, मतलब जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है, अभी भी उसमें किसका दबदबा है, प्रोफेशनल मनी लेंडर का, जो कि हम देखते हैं कि पुराने ज़माने की कुछ मूवीज़ में भी हमने ऑब्जर्व किया है कि मतलब पैसा दे देते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह लगाते हैं, तो इनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई रहता है। तो ये इससे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी होता है लोगों का कई बार। लेकिन वो फिगर आप अभी भी देखेंगे, वो फिगर भी नॉन इंस्टीट्यूशनल में वही फिगर काफ़ी बड़ा है, 16 एंड 17.6, मतलब नॉन कल्टीवेटर तो ज़्यादा ले रहे हैं उसे। क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी होता है कि नॉन कल्टीवेटर के पास कुछ भी मॉर्टगेज रखने के लिए नहीं होता, तो उसको जल्दी लोन नॉर्मल इंस्टीट्यूशन से नहीं मिलता है, इसलिए वो नॉन इंस्टीट्यूशन की तरफ जाते हैं। एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से भी काफ़ी अच्छा परसेंटेज है, 6.5, 7.7। चिट फंड का भी है, मार्केट कमीशन एजेंट्स हो वो उनका भी है, और बाकी कुछ और जो रह गए उनका भी 1.8 एंड 2.5 है। बेसिकली हमने देखा कि प्रोफेशनल मनी लेंडर का भी अभी काफ़ी बड़ा बिजनेस यहाँ पे
स्पेंड किया हुआ है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो अर्बन में इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज हैं उनका कितना है, वही शेड्यूल कमर्शियल बैंक का देखिए 42-40 के समथिंग था, और यहाँ अर्बन में उनका शेड्यूल कमर्शियल बैंक का बढ़ के 67-68 पहुँच गया, मतलब लगभग 20% से भी 30% के लगभग हाई है। मतलब यहाँ पर लोग ज़्यादातर इनसे ही ले रहे हैं, मतलब बैंक से ले रहे हैं ना। आरआरबी का तो परसेंटेज बहुत कम है, वैसे भी वो रीजनल रूरल बैंक है तो रूरल एरियाज में ज़्यादा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी है, कुछ कोऑपरेटिव बैंक से है, और इंश्योरेंस कंपनी से भी थोड़ा बढ़ गया। और पीएफ से आप देखेंगे तो अदर्स में सेल्फ एम्प्लॉयड का तो पीएफ का नहीं है, लेकिन अदर्स का 0.1 है। फिर भी एम्प्लॉयर से भी कुछ ले रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी है, एनबीएफसी से, और ये फिर बैंक लेके सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी कम कम है। तो ज़्यादातर यहाँ पर किससे ले रहे हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक से ही ले रहे हैं। अब हम देखते हैं अर्बन नॉन इंस्टीट्यूशनल में, तो देखिए यहाँ पर भी प्रोफेशनल मनी लेंडर का काफ़ी अच्छा फिगर है, काफ़ी बड़ा है, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल में इनका ही कब्जा है, दबदबा है 7.4-6.6, उसका रिलेटिव एंड फ्रेंड्स का है, और बाकी भी फिर थोड़ा बहुत और बाकी लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, पर्पस ऑफ डेट क्या है। तो जो अर्बन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा लोग कर्ज ले क्यों रहे हैं भाई, देखिए आप हाउसिंग के लिए ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा, लैंड एक बहुत बड़ा एसेट हो रहा है। हर कोई इंसान इंडिया में अब घर बनाना चाहता है, जिस पे घर नहीं है वो घर बनाना चाहता है, जिस पे है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन सोचती है कि हम अपने घर बनवाएंगे एक और नया, या इसी को रिनोवेट करेंगे, तो उसमें बहुत खर्चा हो रहा है। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा जो लोन लिया जा रहा है वो किस लिए लिया जा रहा है, हाउसिंग के लिए लिया जा रहा है। दूसरा, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, मतलब घर के खर्चों के लिए। घर के खर्चे बहुत सारे हो सकते हैं, शादी हो सकती है ना, ये सब चीज़ें जो घर के खर्चे हैं जिनको हम दिखाते हैं, और भी हो सकता है, वो सब चीज़ों में घर के खर्चों के लिए भी सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है। मतलब लोगों के लिए घर और फिर घर के खर्चे, ये सबसे बड़ा फैक्टर है डेट लेने का, ठीक है। बाकी अदर्स फैक्टर तो हैं ही। इसके अलावा देखिए जो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, फार्म बिजनेस को जिसको बढ़ाना है वो बहुत कम फिगर है। फिर जो फार्म बिजनेस को रन करना है उसके लिए भी कम फिगर है। फिर नॉन फार्म के लिए भी लोग ले रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब नॉन फार्म बिजनेस, कुछ बिजनेस के लिए भी लें, जो कि अच्छी बात है। अगर ये लोन का ये वाला परसेंटेज बढ़ता है तो ठीक है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, बिजनेस कम्युनिटी उसको बढ़ाएगा, बिजनेस को एक्सपेंड करेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा भी, लेकिन इसका परसेंटेज अभी भी काफ़ी कम है। फिर रेवेन्यू का है, मतलब जो चलाए रखने के लिए, उस बिज़नेस को कंटिन्यू सस्टेन करने के लिए लोन ले रहे हैं लोग, ठीक है। लिटिगेशन पे 0.1 है, और इंस्टीट्यूशनल से तो बिल्कुल ले ही नहीं रहे हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल ले रहे हैं थोड़ा बहुत। लिटिगेशन मतलब केस वगैरह जो है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस कोर्ट वगैरह के लिए। फिर रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए भी लोग कुछ ले रहे हैं, ये कि प्रॉब्लम है क्योंकि वो डेट को स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, और वो रीपेमेंट के लिए फिर कर्जे को उतारने के लिए फिर से कर्जा ले रहे हैं, है ना। एजुकेशन के लिए भी कुछ लोग ले रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन लोन जो बढ़ता है तो एजुकेशन बढ़ती है, और ये गवर्नमेंट के कुछ कुछ सेक्टर्स में भी है कि लोन बढ़ाना है एजुकेशन का, लोगों को शिक्षित करना है। पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप देखिए नॉन इंस्टीट्यूशनल से कितना ले रहे हैं, 11%। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों के पास पैसे की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज आती है एट अ मोमेंट, और उस समय जब आपको लेना होता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो आपको इंस्टीट्यूशन से इतनी जल्दी लोन नहीं मिलता है, तो आपको नॉन इंस्टीट्यूशन की तरफ जाना पड़ता है। और नॉन इंस्टीट्यूशन देखिए आप कितना बड़ा फैक्टर है, फिगर है, और उनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई होता है। मैंने बताया था, इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेडिकल इंश्योरेंस ना होने की वजह से कई लोग इंडिया में पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। Now, looking at the purpose of debt in rural areas, what we observe that capital expenditure farm business भी अच्छा खासा डेट है। तो इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर भी काफ़ी किया जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया वो एक्सपेंडिचर जो हमारी कैपेसिटी है उसको इन्फॉर्म करता है, उसको इन्हेंस करता है, और बाद में हमें उसका रिटर्न भी मिलता है इमीडिएटली अगर नहीं मिलता है तो। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो गया, जैसे ब्रिज बनाना, पुल बनाना, ये सब क्या हो गए, रोड बनाना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया कि एक्सपेंडिचर तो हो रहा है लेकिन ये क्या है, रिटर्न देने वाले एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन फार्म बिजनेस ये भी ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है। पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये हो गया कि उससे कोई हमको आने वाले टाइम में प्रॉफिट नहीं होने वाला, वो उसको सस्टेन करने के लिए किया जा रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे अगर जॉब चल रही है लोगों की, गवर्नमेंट सैलरीज पर खर्चा कर रही है, पेंशन पे कर रही है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो बाद में जाके फ्यूचर में रिटर्न नहीं देने वाला है, वो अभी दे दिया लोगों को, खर्चा हो जाएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है फार्म बिजनेस में जो लोग कर रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको रिड्यूस करने की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट आई थिंक होगी। एंड क्योंकि ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाए, अच्छे सीड्स यूज़ किए जाएँ, और जो भी हैं सीड प्रोटेक्टेड रहे डिजीज़ से, इस तरीके सीड्स बनाने की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो फर्टिलाइज़र वगैरह उसमें काफ़ी खर्चा हो रहा है, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इन नॉन फार्म बिजनेस तो ये भी ठीक ठाक है।
पर इतना ज़्यादा नहीं है जो होना चाहिए। उससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, पर वो कम है। फिर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉन फार्म बिजनेस में, ये भी सस्टेन करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। फिर एक्सपेंडिचर ऑन लिटिगेशन, देखिए एक्सपेंडिचर ऑन लिटिगेशन यहाँ पर 0.3% है, और जबकि अर्बन एरियाज में 0.1% था। तो ये लिटिगेशन में क्या हो गया, ये कोर्ट फीस वगैरह, कोर्ट केसेस वगैरह जो चल रहे हैं उनके बारे में है ये, जो उसमें खर्चा होता है। तो ये ऑब्वियसली बात है कि रूरल एरियाज़ में थोड़ा सा ज़मीन के थोड़े जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसमें लिटिगेशन में खर्चा ज़्यादा है। रीपेमेंट ऑफ डेट में भी कुछ पैसा जा रहा है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो भी थोड़ा बहुत लिटिल है, बहुत माइन्यूट है। एजुकेशन लोन भी लिया जा रहा है पर कम लिया जा रहा है, जो कि ज़्यादा लेना चाहिए, लोग ज़्यादा पढ़ाएं लोगों को, अपने बच्चों को। मेडिकल ट्रीटमेंट आप देखिए फिर से कितना ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट में भी एक्सपेंडिचर हो रहा है। और मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि भाई मेडिकल एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए या कंटेन करने के लिए हमें मेडिकल इंश्योरेंस की बहुत नीड है। आप अर्बन एरियाज़ में भी देखिए बहुत ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंडिचर पे भी खर्चा हो रहा है, तो उसको आपको अगर कंटेन करना है तो आप उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अब यहाँ देखिए अब हाउसिंग एक्सपेंडिचर में कितना हो रहा है, हाउसिंग में भी काफ़ी खर्चा हो रहा है। इसका मतलब आप हाउसिंग में फिर से ऑब्जर्व करिए कि काफ़ी ज़्यादा लैंड की शॉर्टेज होगी आने वाले टाइम में, लैंड की प्राइसेस बढ़ेंगी, और हाउसिंग से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो रिलेटेड शेयर्स होंगे, मतलब हाउसिंग से बनाने वाले सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ये सब जो लगने वाले कंपोनेंट है हाउसिंग में, उनकी प्राइस भी लगातार बढ़ेगी ही आने वाले टाइम में। और फिर अदर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर देखिए सबसे ज़्यादा अदर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है 31.3, वो भी नॉन इंस्टीट्यूशनल एरिया से, मतलब वो इंस्टीट्यूशनल एरिया मतलब बैंक वगैरह से ना लेते हुए नॉन इंस्टीट्यूशनल एरिया से ले रहे हैं। और किस में खर्चा कर रहे हैं, बाकी एक्सपेंडिचर जो हो रहे हैं हाउस होल्ड के, जैसे शादी वगैरह हो गया और भी घर के खर्चे हो गए वो सब। तो मैंने अपने पहले वीडियो में ही बताया था कि ये फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो इंडियंस करते हैं उसमें एक बात ये रहती है कि वो अपने खर्चों को प्लान नहीं करते हैं। ठीक है, बिना प्लान के क्या होता है कि आपके खर्चे एकदम आपके सामने आते हैं, उस समय आपके पास कोई उसका वो पैसे नहीं होते हैं, तो आप क्या करते हैं, या तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करते हैं, या अपने डेट को करते हैं ब्रेक, या फिर आप क्या जाके कहीं कहीं से कर्जा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वो कितना ज़्यादा है, तो उसको अगर हमें कंटेन करना है तो बहुत ज़रूरी है कि अब आप अपनी प्लानिंग भी करके रखें। बाकी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 7.7, 10.3 इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल से भी लोग डेट ले रहे हैं। अब एक्सपेंडिचर कैटेगरी की बात करें हम, तो रेजिडेंशियल लैंड बिल्डिंग, ये हम बात कर रहे हैं रूरल एरियाज़ में कितना खर्चा हो रहा है, लगभग अमाउंट फिगर दे रहे हैं 5,486, एंड इट इज़ इन अर्बन एरियाज 8,298, ओके। एंड सिमिलरली इन फार्म बिजनेस एंड नॉन फार्म बिजनेस, एंड हियर ऑन परचेज ऑफ लैंड पे भी आप देख सकते हैं कि खर्चा कितना हो रहा है। तो आप यहाँ पर ये ऑब्जर्व करिए कि जो भी खर्चा हो रहा है हाउसिंग में, मतलब अभी भी ज़बरदस्त खर्चा हो रहा है इंडिया में, चाहे वो रूरल ले लीजिए चाहे अर्बन ले लीजिए, जो पैसा खर्च हो रहा है उसका मैक्सिमम पोर्शन हाउसिंग में जा रहा है। तो इसका मतलब उस एरिया में काफ़ी डिमांड है, उस एरिया में बिजनेस बढ़ने की बहुत संभावना है, और उससे रिलेटेड शेयर्स भी बढ़ने की बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है। अगर हम ढंग से शेयर्स को एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे कि वो शेयर्स आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अब हम अगर देखें तो ये है डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक्स। तो देखिए ये दिए हुए हैं, कुछ स्टेट्स दी हुई हैं कि स्टेट्स में मेल और फीमेल के किस रेशियो में बैंक्स में डिपॉजिट अकाउंट हैं। अब आप यहाँ ऑब्जर्व करिए कि फीमेल का जो 64.6 है गुजरात में, वो सबसे कम है। ठीक है, जबकि गुजरात एक अच्छी स्टेट है जिसमें जिसकी जीडीपी भी ठीक है, स्टेट जीडीपी, और एक अच्छे कुछ कुछ पैरामीटर्स पे ये अच्छा परफॉर्म करती है ऑल ओवर इंडिया पे, पर फिर भी फीमेल का पार्टिसिपेशन इतना कम है, और यहाँ बिजनेस कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया में ये ऑब्जर्व भी किया गया है कुछ स्टडीज़ में कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है लोगों की, वैसे वैसे फीमेल का पार्टिसिपेशन बढ़ने की बजाय कम हो रहा है। जबकि बाहर की और कंट्रीज़ में क्या होता है कि फीमेल का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी और जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है। पर इंडिया में फीमेल की इनकम को एक्स्ट्रा इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जब लोगों पे अच्छा पैसा आने लगता है तो वो फीमेल को मना कर देते हैं कि अब आप जॉब मत करिए, और जो पैसा हम कमा रहे हैं वो सफिशिएंट है, उससे काम खर्चा चल जाएगा घर का, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया में जैसे जैसे लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, फीमेल का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग। तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि यहाँ फीमेल का देखिए आप कितना कम डिपॉजिट अकाउंट है, 64.6। वहीं सिमिलरली आप इन स्टेट्स को देखिए, तमिलनाडु को, तमिलनाडु में आप ऑब्जर्व करेंगे लगभग फीमेल मेल का लगभग बराबर बराबर रेशियो है। राजस्थान में देखिए 91.2, 90.5, आप तेलंगाना में देखिए 93.7 और 86.7 है, थोड़ा कम है। और इसमें देखिए आप ऑब्जर्व करिए ये वेस्ट बंगाल में 85.9 और फीमेल का 81.8। आप आंध्र प्रदेश में आइए जहाँ पर मेल का कम है और फीमेल का ज़्यादा है। ठीक है,
तो जहाँ पर गुजरात जो ऐसी स्टेट है जहाँ पर बोलते हैं बिजनेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ आप देखिए मतलब कि जहाँ बिजनेस कम्युनिटी ज़्यादा बढ़ रही है वहाँ फीमेल का डिपॉजिट अकाउंट कम होता चला जा रहा है। तो ये मेरी तो ये मेरी एनालिसिस थी डेट एंड एसेट्स इन इंडियंस। ओके, तो मेरी ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आई हो और इससे अगर आपको कुछ रियलाइज़ हुआ हो कि हम कहाँ पर देख सकते हैं कि हमें मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, साथ ही साथ हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाउसिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।